29 साल की बेहद ही खूबसूरत महिला और 600 करोड़ की मालकिन। एक रोज़ चाय के लिए उनका मन करता है। वह अपने नौकर से कहती हैं कि मुझे चाय बना कर दो। नौकर कहता है ठीक है और चाय बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही नौकर चाय लेकर के आता है तो जो 600 करोड़ की मालकिन होती हैं, चाय पीते ही उनको जो है बेहोशी आ जाता है और वह जब होश आता है उनको तो एक ताबूत में बंद होती हैं। वह उसमें से लाख चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लेकिन उनका आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और जब उनको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वह बेहोशी में ताबूत में पैक रहती हैं, और जब बाहर निकाला जाता है 35 महीने बाद तो सिर्फ कंकाल मिलते हैं और नाइटी मिलती है। और जब महिला को बाहर निकाला जाता है 35 महीने बाद तो एक महिला के शरीर पे नाइटी होती है, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं और कुछ गहने होते हैं और मिलता है महिला का कंकाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और जो आज की सच्ची घटना है वह इसी महिला की है। और आखिरकार महिला को किसने मारा था, तो चलिए जो आज की सच्ची घटना है उसको शुरू करते हैं। जब महिला मिली थी जिस हाल में, उसके साथ डॉक्टर की टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, कई लोग थे। और जब खुलासा हुआ था तो जितने भी लोग थे भारत के, उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस घटना ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लोगों के दिलों तक था और कई दिनों तक कोई भूल नहीं पा रहा था। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर बेंगलुरु है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल 27 अगस्त 1947 को हैदराबाद के नवाब होते हैं सर मिर्ज़ा इस्माइल। उनकी पोती होती है सकेरे खलीली, जो कि मैसूर राजघराने की बेटी होती है और साथ ही साथ यह जो होती है बेहद खूबसूरत होती है, स्टाइलिश होती है। इसका जन्म जो है 1947 में होता है और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ जो इसके सपने होते हैं वह बेहद बड़े होते हैं। लेकिन कम उम्र में ही इसकी शादी जो है अकबर मिर्ज़ा से करा दी जाती है, जो कि आईएफएस अधिकारी में उनका चयन हो जाता है। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस में। वे विदेशों में भारत के राजदूत होते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं और भारत की तरफ से अपनी सेवाएं देते हैं। जब भी वे कहीं विदेशों में जाते थे, जो उनकी पत्नी होती थी सकेरे खलीली, वो भी उनके साथ जाती थी। और जो अकबर मिर्ज़ा थे वह शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर जो है चुन लिए जाते हैं। वहीं पे वे अपना पोस्टिंग देते हैं, अपना कार्य करते हैं। फिर समय गुजरता जाता है और जो सकेरे खलीली होती हैं उनकी 4 बेटियां होती हैं। बेटियां भी बेहद खूबसूरत होती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जब भी कोई शादी होता था, कोई फंक्शन होता था, सकेरे खलीली जो है पति के साथ जाती थी, शादी अटेंड करती थी, परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था। सकेरे खलीली जो है अपनी 4 बेटियों के साथ भारत आई थी, क्योंकि कभी वो पति के साथ विदेशों में रहती थी तो कभी भारत में रहती थी। एक शादी का फंक्शन था, शादी अटेंड करना था। फिर जो अकबर मिर्ज़ा होते हैं वह कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही बेटियों को साथ ले लो और चली जाओ। सकेरे खलीली जो है शादी अटेंड करने के लिए जाती हैं और यह बात होता है 1983 का। शादी समारोह में एक नौकर होता है घर में जिसका नाम होता है मुरली मनोहर मिश्रा। जो मुरली मनोहर मिश्रा होता है वह जैसे ही सकेरे खलीली को देखता है वह कहता है मैडम आप बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आप निराश क्यों हैं? चूँकि जो मुरली मनोहर मिश्रा होता है उसे जो है लोगों से बातें करना, लोगों को अपना बनाना खूब अच्छी तरह से आता है। जैसे ही वह पहले बात करने की कोशिश करता है, सकेरे खलीली जो है उससे दूर रहती हैं और कहती हैं कि मुझे ज़्यादा बातें नहीं पसंद है। फिर एक रोज़ जो है वह खूब बढ़िया चाय लाता है। सकेरे खलीली से फिर पूछता है कि मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन आपको किस बात का दुख है? कहीं आपकी 4 बेटियां हैं, इससे तो आप चिंतित नहीं हैं। जैसे ही सकेरे खलीली यह बात सुनती हैं, मानो किसी ने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। वह कहती हैं कि मुझे ज़रूर चिंता है कि मेरे बेटे नहीं हुए हैं। इस पर जो मुरली मनोहर मिश्रा होता है, चूँकि वह रामपुर के नवाब का नौकर होता है, वहाँ पे उनकी संपत्ति का देखभाल करता है, वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको बेटा कैसे होगा।
मैं आपको बेटा दिला सकता हूँ और इसके लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। जैसे ही सकेरे खलीली यह सुनती हैं वह फ़ौरन हाँ भर देती हैं और कहती हैं कि बताओ मुझे क्या करना होगा। अब जो है सकेरे खलीली का जो टाइम होता है वह बेहद खुशी से गुजरने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 बेटियों के बाद जो है उन्हें बेटा ज़रूर मिलेगा। सकेरे खलीली कहती है कि मेरा भी एक शर्त है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी रामपुर छोड़ करके मेरे साथ बेंगलुरु रहना पड़ेगा। जो नौकर होता है मुरली मनोहर मिश्रा वह मान जाता है, कहता है ठीक है, और वह जो रामपुर के नवाब का जितना भी काम होता है उन्हें सौंप देता है। वहाँ से वह कहता है कि मैं अब नहीं आऊँगा, और फिर जो है वह सकेरे खलीली के साथ बेंगलुरु में चला जाता है, वहीं रहने लगता है और उनका जो काम काज था वह करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ना जाने मुरली मनोहर मिश्रा कौन सा जादू करता है, सकेरे खलीली जो है उससे बेहद प्रभावित हो जाती हैं। दोनों के बीच जो है प्यार हो जाता है और फिर एक रोज़ जो है सकेरे खलीली अपने पति से अकबर मिर्ज़ा से तलाक ले लेती है। साल होता है 1987 का, क्योंकि मुरली मनोहर मिश्रा कहता है आपको बेटा तभी होगा जब आप अपने पति से तलाक ले लें। जिस समय तलाक होता है उस समय उम्र जो होती है वह होती है 38 साल की। लेने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं और सकेरे खलीली को उम्मीद होता है कि उन्हें एक दिन बेटा जरूर होगा। मानो वह बेटे से इतना प्रेम करती थी कि अपने पति से भी तलाक ले ली। बेहद खूबसूरत थी, उम्र 38 साल हो जाता है और जो एक रोज़ जो है मुरली मनोहर मिश्रा जो है 1991 में शादी कर लेता है सकेरे खलीली से और अपना नाम जो है स्वामी श्रद्धानंद रख लेता है। अब वक्त बीतता जाता है और एक रोज़ सकेरे खलीली को लगता है कि मेरी उम्र हो चली है और मुझे अब बेटा नहीं होगा। जैसे ही इस बात का उन्हें एहसास होता है, क्योंकि उनके पास तमाम संपत्ति होती है, और एक रोज़ सोचती हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बेटी 4 बेटियां होती हैं, चारों बेटियों को दे दूंगी। क्योंकि जैसे ही वह शादी करती हैं बेटी को पता चलता है, तीनों बेटी माँ से अलग हो जाती हैं, लेकिन सबसे जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम सबा होता है वह कहती है कि मैं माँ के पास रहूँगी और वह अपने पिता के पास नहीं जाती है। एक रोज़ सबा बताती है कि माँ मुझे मॉडलिंग करना है, इसलिए वह मुंबई चली जाती है। सकेरे खलीली जो है अब श्रद्धानंद के साथ रहने लगती हैं। फिर संपत्ति का बंटवारा करने के लिए वह सोचती हैं और कहती हैं कि मेरे ना रहने पर मेरी बेटियां ही इसका संपत्ति पे उनका अधिकार होगा। अब जो है जैसे ही यह बात श्रद्धानंद को पता चलता है, वो 1991 में ही जब शादी हो चुकी रहती है, तब एक रोज़ जो सबा होती है मुंबई से फ़ोन करती है। वह कहती है माँ का नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे माँ से बात करना है। जो श्रद्धानंद होता है वह कहता है कि तुम्हारी माँ कहीं शादी में गई हैं, आते ही बात करा दूंगा। फिर 4 दिन बाद फिर सबा का फ़ोन आता है, कहती है कि माँ से बात करना है। फिर श्रद्धानंद फिर कहता है माँ शादी में गई हैं। फिर सबा फ़ोन करती है। ऐसे कर कर के वक्त बीतता जाता है और जो श्रद्धानंद होता है वह बहाने करता जाता है। एक रोज़ बेटी परेशान हो जाती है और कहती है कि माँ आज मैं माँ से बात करके ही रहूँगी। तब जो श्रद्धानंद होता है वह कहता है कि तुम्हारी माँ अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में गई हैं, वह प्रेग्नेंट हैं और जांच के लिए गई हैं और कही है कि 9 महीने तक कोई मुझसे बातें नहीं करेगा। जैसे ही सबा यह सुनती है वह सीधे मुंबई से बेंगलुरु आती है और माँ की खोज करने में लग जाती है। उसे कुछ शक होता है क्योंकि जो श्रद्धानंद होता है वह ना तो सकेरे खलीली का पता लगाता है, ना ही कभी सबा उसे बात करते देखती है और ना ही कभी चिंतित होते हुए। जैसे ही यह शक कुछ और बढ़ता है, वह 10 जून 1994 को बेंगलुरु पुलिस स्टेशन जाती है, FIR दर्ज करवाती है। चूँकि जो सबा होती है उससे उसकी माँ की बात मई 1991 से नहीं हुई रहती है। साल 1994 आ जाता है। अब जो है जैसे जैसे यह केस आगे बढ़ता है, पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है और जो है इस केस को
को लेकर के कोई सख्ती नहीं बरता जाता है। 26 मार्च 1994 को सभा कुछ बड़े अधिकारियों से मिलती है और यह केस जो है केंद्रीय अपराध शाखा को सौंप दिया जाता है। अब जो है इस केस को बड़े बड़े अधिकारी सॉल्व करते हैं और आखिरकार समय बीतता जाता था। चूँकि जो श्रद्धानंद था वह काफ़ी सख्त था, पुलिस को कोई उस पर शक भी नहीं हो रहा था और ना पुलिस उससे सख्ती से पेश आती थी। आखिरकार इस केस बंद ही होने वाला था यह केस, लेकिन एक कांस्टेबल होता है जो सादी वर्दी में पुलिस वाला होता है, ठेके पर जाता है शराब के, और श्रद्धानंद का एक नौकर होता है, उसको शराब पिलाता है और उससे पूछताछ करता है। नौकर बताता है कि जिस मालकिन की शहर में, प्रदेश में और यहाँ तक कि अमेरिका में खोज हो रही है, वह मालकिन जो है घर के अंदर है। जो पुलिस वाला होता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कहता है कि तुम बताओ मालकिन कहाँ है, क्योंकि जो एक केस था काफ़ी समय बीत चुका था, इस केस की चर्चा हर तरफ हो रही थी। वह कहता है कि नौकर जो है वह तो मालकिन घर के अंदर हैं और जिस कमरे में है वहाँ पे मार्बल है, वहाँ पे लोग डांस करते हैं, पार्टियाँ होती हैं। जैसे ही पुलिस यह सुनता है वह उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाता है, अधिकारी उसका बयान लेते हैं और 28 मार्च 1994 को स्वामी श्रद्धानंद गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 मार्च 1994 को आखिरकार जो श्रद्धानंद होता है वह टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि जो महिला है उसकी लाश को जो है वह गड्ढा खोद करके और लकड़ी का ताबूत बना करके उसी के नीचे दफनाया है। अब जितनी भी टीमें होती हैं, फॉरेंसिक टीम, डॉक्टर की टीम और अन्य अधिकारियों की टीम, लोगों की जो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं। जो स्थान होता है जो श्रद्धानंद बताया रहता है उसका वीडियोग्राफी किया जाता है और आखिरकार एक ताबूत मिलता है। मार्बल को तोड़ा जाता है, ताबूत के अंदर जो है सकीरे खलीली का लाश होता है, कंकाल बन चुका होता है, एक नाइटी मिलता है, चूड़ियाँ मिलती हैं और कुछ गहने मिलते हैं। अब श्रद्धानंद पुलिस को बताता है कि जब मैंने इसे दफनाया था तब यह जिंदा थी और सिर्फ बेहोश थी। अब जो है 2000 में जो केस होता है वह निचली अदालत में पेश किया जाता है। जो जज होते हैं श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। फिर 2008 में यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह श्रद्धानंद को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं तब तक इसको जेल में रखो जब तक यह मर ना जाए। 2023 में जो श्रद्धानंद है 81 साल का है और वह पुलिस से आग्रह करता है सुप्रीम कोर्ट से कि उसे जो है जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसका जो खारिज कर दिया जाता है उसका, और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं फैसला सुनाते हैं कि इसको तब तक रखो जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। आज जो संपत्ति है वह 5 से 6 करोड़ का है और ऐसा माना जाता है कि जो संपत्ति था यह जो श्रद्धानंद था अपने नाम करवा लिया था। पुलिस उससे पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि मैंने संपत्ति के लालच में ऐसा किया था। ज़रा सोच के देखिए, जब एक महिला जो है जिसको ताबूत के अंदर पैक कर दिया जाता है वह कितना चिल्लाई होगी, रोई होगी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। चाय में गोलियां दी गई थी जिससे वह बेहोश थी, लेकिन जब होश आया होगा तो वह 2 से 4 दिन में उसी ताबूत के अंदर मर गई होगी। तो चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसको ख़त्म करते हैं। नमस्कार।